नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे तुलनात्मक लागत सिद्धांत की अवसर लागत के रूप में व्याख्या। अवसर लागत का जो सिद्धांत दिया था वो हैबलर ने दिया था और तुलनात्मक लागत सिद्धांत के चेंजिंग किया इसमें थोड़ा सा, इसकी हम व्याख्या पढ़ेंगे। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। रिकॉर्डों के तुलनात्मक लाभ सिद्धांत को 1936 में गॉटफ्राइड हैबलर ने अवसर लागत सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया था। 1936 में रिकॉर्डों ने जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत दिया था उसको अवसर लागत के सिद्धांत के रूप में 1936 में हैबलर ने इसको प्रस्तुत किया था, ये दिया था। इसलिए तुलनात्मक लाभ सिद्धांत को तुलनात्मक लागत सिद्धांत लॉ ऑफ द कॉम्परेटिव कॉस्ट भी कहा जाता है। अवसर लागत का अभिप्राय है एक वस्तु की लागत दूसरी वस्तु द्वारा अपने उत्पादन में काम में आ रहे साधनों को इतनी मात्रा में छोड़ने से है जिससे पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन हो सके, जो मैंने स्क्रीन पे भी लिख रखी है। उसको वापस दोहराते हम लोग। अवसर लागत का अभिप्राय एक वस्तु की लागत दूसरी वस्तु द्वारा अपने उत्पादन में काम में आ रहे साधनों को इतनी मात्रा में छोड़ने से है जिनसे पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन हो सके। इस परिभाषा में यह मान्यता जो रिकॉर्डों के सिद्धांत का आधार थी नहीं ली गई है कि उत्पादन में केवल श्रम ही एकमात्र साधन है, और इसी मान्यता के कारण रिकॉर्डों के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। रिकॉर्डर माना था कि श्रम ही उत्पादन एकमात्र साधन है और पूर्णतः समरूप होता है। और अवसर लागत सिद्धांत यह नहीं मानता कि उत्पादन में वस्तु की लागत या कीमत केवल श्रम पर ही निर्भर करती है या निहित श्रम मात्रा पर निर्भर करती है। अतः एक राष्ट्र जिसके एक वस्तु के उत्पादन में अवसर लागत कम है उसे उस वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ मिलेंगे और दूसरी वस्तु में तुलनात्मक लाभ प्राप्त होंगे। हैबलर ने यह माना कि विभिन्न वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण उनकी उत्पादन लागतों के द्वारा होता है, जहाँ लागतों का आशय उस वस्तु के उत्पादन में लगी श्रम की मात्रा पर निर्भर नहीं करता बल्कि उस विकल्प को बताता है जो एक वस्तु का उत्पादन दूसरी वस्तु में के छोड़े गए उत्पादन से निर्धारित होता है। यदि वैकल्पिक उत्पादन के अनेक संयोग है तो अधिकतम वैकल्पिक उत्पादन उस वस्तु की अवसर लागत होगी। दूसरे शब्दों में एक वस्तु की उत्पादन लागत उस वस्तु के मूल्य के बराबर होगी जिसका त्याग उस वस्तु के लिए किया गया है, जैसे कि हमने पिछली तालिकाओं में बताया है। जहाँ पर दो वस्तुओं के अवसर लागतों को दो राष्ट्रों में तुलनात्मक रूप में दर्शाया गया है। तालिका के अनुसार यदि इंग्लैंड और केवल कपड़े का उत्पादन करें यानी 120 घंटे श्रम तो वह शराब पर खर्च कर रहा है, यदि उसे कपड़े बनाने में हस्तांतरित वह 1 इकाई से अधिक कपड़ा अर्थात 1.2 इकाई कपड़े का उत्पादन करेगा। अतः प्रतिस्थापन की सीमांत दर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT 1 इकाई शराब बराबर 1.2 इकाई कपड़ा होगी, ये MRT होगी। इस प्रकार यदि पुर्तगाल भी 90 घंटे श्रम से 1 इकाई कपड़ा उत्पादित करता है का हस्तांतरण शराब बनाने में करे तो 90/80 यानी 1.12 इकाई शराब अधिक उत्पादित करेगा। अतः अवसर लागत यह बताती है कि साधनों के हस्तांतरण से जिस वस्तु में सापेक्ष लागत कम है उसके उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है। उक्त उदाहरण में हमने उत्पादन में काम आने वाले सभी साधनों केवल एक श्रम ही नहीं की लागत को शामिल किया है। इस प्रकार हैबलर ने मूल्य के श्रम लागत की अत्यंत संकीर्ण व कष्टदायी मान्यता को समाप्त कर दिया। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच विनिमय अनुपात अवसर लागत के रूप में होता है, जिसकी व्याख्या प्रतिस्थापन वक्र या उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC या रूपांतरण वक्र ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के रूप में की जा सकती है। उत्पादन संभावना वक्र PCC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की आकृति मुख्य उत्पादन में क्रियाशील उत्पादन के नियमों के अनुरूप निर्धारित होती है।
यदि उत्पादन में समता लागत कांस्टेंट कॉस्ट क्रियाशील है तो उत्पादन समान होकर एक सीधी रेखा के रूप में होगा, जैसे कि हमने चित्र में ए में बताया है। जैसे कि चित्र 4A में इसको दर्शाया गया है। उत्पादन में लागत में वृद्धि इंक्रीजिंग कॉस्ट लागू है तो उत्पादन समान होकर मूल बिंदु के प्रति नतोदक कोण के होगा, जैसे कि चित्र 4B में बताया गया है। जो कि उत्पादन लागत हास डिक्रीजिंग कॉस्ट नियम लागू होने पर उत्पादन समान होकर मूल बिंदु से उन्नततर होगा, जैसा कि चित्र 4C में बताया गया है। यदि उत्पादन समान होकर सीधी रेखा है अर्थात स्थिर लागत है कि दशा है तो दोनों वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दर 1 रहेगी, डेल्टा C अपॉन डेल्टा W रहेगी। यानी एक इकाई शराब में परिवर्तन एक इकाई कपड़े में परिवर्तन समान रहता है, जिसके कारण PCC एक सीधी रेखा के रूप में खींचा गया है। रेखा चित्र 4 में ABCOD पैनलों में क्रमशः उत्पादन स्थिर नियम, दूसरे में उत्पादन ह्रास नियम, तीसरे में उत्पादन वर्धमान नियम दर्शाए गए। इन सभी दशाओं में साधनों की सीमांत प्रतिस्थापन दर क्रमशः पहले में स्थिर है, दूसरे में बढ़ती हुई है और तीसरे में गिरती हुई है, तथा जो चौथा में उसमें गिरती हुई और बढ़ती हुई दोनों ही दिखाई गई है। इस प्रकार यहाँ पर हमने 4 प्रकार के उत्पादन संभावना वक्रों को दिखाया गया। अभी हम इनका एक एक क्रम से अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।